हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो बच्चों, प्रीवियसली हम लोगों ने हमारे सारे जो टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और हम लोग अब लास्ट लेक्चर देख रहे हैं आज, जिसमें हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जो इस साल इंट्रोड्यूस हुए हैं वो देखेंगे। सर्टेन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के जो जो टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे वहाँ से हमने क्वेश्चंस लिए हैं और इसको देखेंगे और इसके साथ हमारा जो सब्जेक्ट है एक अच्छे नोट पे एंड होगा। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे तरफ से कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपना कवर कर लिया है और आप लोग अब बहुत अच्छे से गेट एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाओगे और अपना जो मार्क्स है वो एक अच्छे रैंक के साथ आप लोग गेट एग्जामिनेशन में दे पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 में बोल रहा था बिहेवियर डस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम शोज फॉर स्टील। जो है आपके पास स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर डायग्राम में। पॉइंट 1 जो है प्रोपोर्शन लिमिटेड, 2 इलास्टिक लिमिट है, 3 यील्ड पॉइंट, 4 अल्टीमेट स्ट्रेस, 6 फ्रैक्चर पॉइंट है। ओके, तो ये क्या क्या बिहेवियर ये शो कर रहा है आप लोगों को पूछ रहा है ये। ठीक है, क्या क्या बिहेवियर इसमें से शो कर रहे हैं। तो 4 बिहेवियर्स आपको दिए हैं, इलास्टिक बिहेवियर, यील्डिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, प्लास्टिक बिहेवियर एक्सेट्रा, 4 आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं ये वाले जो है, ये जो बिहेवियर है आप लोगों का जो दे रखा है। ओके, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। ओके, ये दे रखा है। ठीक है, सो ये जो पॉइंट नंबर 2 है दैट इज इलास्टिक लिमिट, पॉइंट नंबर 3 जो है दैट इज यील्ड लिमिट, है ना, और पॉइंट नंबर 5 जो है दैट इज अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, ये 4 और यहाँ पर इधर 6 भी। ठीक है, इस तरह से। सो देखिए 2 जो है दैट इज इलास्टिक लिमिट, यानी कि यहाँ तक मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर तो दिया होगा। तो यहाँ तक जो है मटेरियल इलास्टिक लिमिट यानी कि इलास्टिक बिहेवियर दिया। उसके बाद यील्डिंग हुई पॉइंट 3 से 3 to 4 अंडर कांस्टेंट स्ट्रेस वो यील्ड हुआ। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, दिस इज इलास्टिक लिमिट। तो इसके बाद का जो बिहेवियर होगा दैट इज प्लास्टिक बिहेवियर। तो इलास्टिक बिहेवियर, प्लास्टिक बिहेवियर करेक्ट है। यील्ड पॉइंट दिख रहा है मतलब यील्डिंग तो हो रही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 से लेके 5 पे देखना वापस जो स्ट्रेस जो इंक्रीज होना चालू हो रहा है, ये यील्ड की यहाँ पर यील्ड होना मटेरियल अब बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया यील्ड होना। ठीक है, अब यहाँ से 4 to 5 जो यहाँ पर आपको दिखता है दैट इज योर स्ट्रेन हार्डनिंग। ये सारा हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था फॉर डक्टाइल मटेरियल दैट इज माइल्ड स्टील, उसमें देखा हुआ है। तो बेटा ये इलास्टिक बिहेवियर भी शो कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के प्लास्टिक बिहेवियर भी है। ठीक है, यील्डिंग भी है यहाँ पर और स्ट्रेन हार्डनिंग भी। तो चारों जो है यहाँ पर ABCD चारों जो ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, वो करेक्ट है। ठीक है, चारों ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 96। ग्राफिकल मेथड और ऑफसेट मेथड इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम अलॉय टू डिटरमाइन। ठीक है, तो ये आप जब हम लोगों को एक यील्ड पॉइंट नहीं दिख रहा होता है और यील्ड स्ट्रेस हम लोग को मटेरियल का पता नहीं चल रहा होता है, तब हम लोग ऑफसेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसा कोई मटेरियल जब वो प्रॉपर यील्डिंग पॉइंट नहीं शो कर रहा होता, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट ऐसा शो नहीं कर रहा होता कि हम लोग एग्जैक्टली देख करके बता पाए कि अच्छा यहाँ से यील्डिंग हुई है, क्योंकि मटेरियल यील्ड हो रहा होता है लेकिन एग्जैक्टली यील्ड पॉइंट शो नहीं हो रही होती है। तो उस कंडीशन में ऐसे डक्टाइल मटेरियल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑफसेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, जो इनिशियल उसकी लिनियरिटी है उसके पैरेलल 0.2% ऑफसेट लेकर के इस तरह से हम लोग ऑफसेट स्ट्रेन लेकर के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इनिशियल लिनियरिटी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है दिस पॉइंट इज यील्ड पॉइंट एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड पॉइंट और स्ट्रेस यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसमें फाइंड आउट कर पाते हैं। तो स्ट्रेस दैट इज B एंड C दैट इज यील्ड पॉइंट। B और C जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 है ना, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 देखिएगा, बोल रहा है फॉर द गिवन यूनिएक्सियल लोड द करेक्ट एक्सप्रेशन इज। यूनिएक्सियल लोड लग रहा है आप लोग का एक्स डायरेक्शन में, इस तरह से एक आपके पास लोड लग रहा है, दिस इज PX। ओके, PX इस तरह से लोड लग रहा है लाइक दिस, इस तरह से एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है PX। ठीक है, दिस इज L, दिस इज Z, दिस इज X, ओके, दिस इज Y, इस तरह से ये हो गया आपके पास, है ना। अब मटेरियल का यंग्स मॉडुलस और वगैरह कुछ है मान लेते हैं, लेटर से इसका यंग्स मॉडुलस E और पॉइजन्स रेशियो म्यू है। ठीक है,
सो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन जो आएगा ई एक्स, हम लोग इसको एप्सिलॉन एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ओनली एक्स डायरेक्शन में लोड है, ओनली एक्स डायरेक्शन में इस पे लोड बोला गया है, सो दैट इज वाई जो सिग्मा वाई है यानी कि वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस और सिग्मा जेड यानी कि जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन एक्स ऑन वाई एंड जेड डायरेक्शन। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है बॉडी पे, दैट इज उसमें कोई स्ट्रेस भी नहीं आएगा। ऑल्दो यू विल सी डिफॉर्मेशन दैट इज स्ट्रेन इन वाई एंड जेड डायरेक्शन, क्योंकि आप एक्स डायरेक्शन में लोड कर रहे हो तो आप मान सकते हो कि चलिए कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, तो जो बचे हुए दो डायरेक्शन बेटा वो क्या हो जाएंगे, वो लेटरल डायरेक्शन है। तो पॉइजन्स इफेक्ट के कारण एक्स डायरेक्शन जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो बाकी जो इसके डायमेंशन, इसकी जो हाइट है और इसकी जो विड्थ है ये आपकी कम होगी, ठीक है, पॉइजन्स इफेक्ट के कारण फॉर द इलास्टिक मटेरियल, ठीक। सो जनरलाइज्ड हुक्स लॉ यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो, तो आप देख पाओगे जो एप्सिलॉन एक्स या ई एक्स जो होगा दैट विल बी सिग्मा एक्स बाई ई फ्रॉम द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, ठीक है, फ्रॉम द जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। एप्सिलॉन वाई और या ई वाई अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो सिग्मा वाई सिग्मा जेड जीरो है, तो हो जाएगा माइनस सिग्मा एक्स बाई ई, ये हो जाएगा माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वैसे ही ई जेड और कह लीजिए एप्सिलॉन जेड हो जाएगा आपके पास माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई, ये हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हम जानते हैं दैट इज एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड, ई के ऐसे इसमें ई के टर्म में दिया हुआ है तो ऐसा लिख लेते हैं, ई वी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, इस तरह से तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ई। सिग्मा एक्स बाई ई कॉमन निकाल दूं, सिग्मा एक्स बाई ई अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो 1 माइनस 2 म्यू यहाँ से इसके साथ में आ रहा है, तो सिग्मा एक्स बाई ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो देखो ये वाला ऑप्शन दे रखा है क्या, यस दे रखा है ऑप्शन ए, ये वाला दे रखा है कि यस दे रखा है ऑप्शन बी, ये वाला है क्या ऑप्शन सी, और ये वाला बेटा ऑप्शन डी। चारों आपके ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, चारों जो ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है बेटा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने इसको समझाया, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 98 आप लोगों को मैं एक तरह से असाइनमेंट की तरह दे रहा हूँ, होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नंबर 98 बनाइएगा, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा अगर आप लोगों से बन जाता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, आपसे बन जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 98 जो है। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक जो है प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन दे करके रखा है, एक प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन दे करके रखा है इस तरह से, लाइक दिस, प्लेन स्ट्रेस का कंडीशन दे रखा है, देखो दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स, ओके, दिस इज सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई, ओके, इस तरह से शियर स्ट्रेस लगा रखा है, दिस इज टाउ, ओके, ये आपका शियर स्ट्रेस जो है इसमें लगा हुआ है लाइक दिस। अब आप लोगों को चार एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, थीटा एस जो है दैट इज द प्लेन ऑफ शियर स्ट्रेस, थीटा पी प्लेन ऑफ दैट इज प्रिंसिपल प्लेन, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थीटा एस, प्लेन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट इज प्रिंसिपल प्लेन विल बी थीटा पी। तो रिलेशनशिप जो है थीटा पी और थीटा एस में वो दे करके रखा है आप लोग को, चार उसमें से कौन कौन सा करेक्ट है हम लोगों को ऐसा यहाँ पर बताना है। तो ये जो कंडीशन है देखिए, इसको आप मोहर सर्कल से डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो दोनों टेंसाइल दे रखे हैं, तो इसको मैं इस तरह से मोहर सर्कल पर इसको बना लेता हूँ, इसको नेक्स्ट आगे लेकर के चलते हैं पहले तो, ठीक है। तो ये हुआ, दिस इज सिग्मा एन एक्सिस, ओके, दिस इज टाउ एक्सिस, दिस इज माइनस टाउ एक्सिस, दिस इज माइनस सिग्मा एन एक्सिस, ठीक है, ये हुआ आपके पास, ठीक। नाउ यहाँ पर आपके पास ये जो है इस तरह से मैंने जो लोडिंग है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो जो आपका ये जो वर्टिकल प्लेन जो है इसमें सिग्मा एक्स लग रहा है और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज टाउ आ रहा है, तो जाएगा आपका सिग्मा एक्स
पॉजिटिव टेंसाइल है क्योंकि, और एंटी क्लॉकवाइज टाउ तो जाएगा नेगेटिव इस तरह से नीचे, ठीक है। ये आपका इस तरह से मैंने बनाया मोहर सर्कल को बेसिकली, ठीक है। ये आप लोग का मोहर सर्कल बनाया। तो नाउ दिस इज योर वर्टिकल प्लेन, ये मेरा रेफरेंस प्लेन हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, इस तरह से मोहर सर्कल बनेगा इसका, ठीक है। जस्ट रैंडमली कुछ भी एज्यूम करके हमने बना लिया है, ठीक है, वैल्यू वगैरह की नीड नहीं हम लोगों को। अब देखो यहाँ पर जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, देखिए ये वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन and this plane, this plane and this plane, these two planes are plane of maximum shear stress. This plane and this plane is principal plane. दो principal plane आपको यहाँ पर इस मोहर सर्कल में दिख रहे हैं, और ये आपका रेफरेंस प्लेन है, ये आपका रेफरेंस प्लेन है। अब देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहाँ से ये वाला जो एंगल होगा, दिस इज 2 थीटा पी, आप थीटा पी 1 भी लिख सकते हो क्योंकि फर्स्ट है। फिर यहाँ से ये जो एंगल होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर, दिस इज प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो टाउ है, ओके, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास टाउ आ रहा है, दिस टाउ इज मैक्सिमम, दिस टाउ इज मैक्सिमम, ठीक है। जो मोहर सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उस पॉइंट, वो जो पॉइंट होता है एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। मोहर सर्कल पे मौजूद हर एक पॉइंट एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पॉइंट्स है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, दे आर दी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, ये एंगल हो गया आपके पास लेटर से, दिस इज 2 थीटा S1, ठीक है, 2 थीटा S1 इस तरह से। तो यहाँ, और ये जो एंगल है कितना भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये आप ऐसे लिख सकते हैं 2 थीटा P1, 2 थीटा P1, ठीक है, प्लस 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं 2 थीटा P1 प्लस 90 डिग्री करूँगा तो क्या आएगा, 2 थीटा S1, ये आ गया आप लोगों का। तो 2 थीटा S1 माइनस 2 थीटा P1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, 90 हो रहा है। तो यहाँ से थीटा S1 माइनस थीटा P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 45। ये एक रिलेशन दिखा, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए बात कर लेते हैं, जो नीचे वाला है, ये वाला जो है, ठीक है, दिस इज 2 थीटा P1, दिस इज 2 थीटा P1। ये वाले प्लेन के लिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखना, दिस इज 2 थीटा P1। अगर मैं 2 थीटा P1 के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ तो दिस इज 2 थीटा P1, दिस इज 2 थीटा S, है ना, 2 थीटा S2 ऐसा लिख सकता हूँ। सेकेंड प्लेन में, सेकेंड वाला प्लेन इसलिए 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ, जैसे मैं ऊपर ना ले करके, मान लो मैं ऊपर ना मेजर करके नीचे मेजर करूँ, तो इसको आप चाहो तो S1 भी लिख सकते हो, ठीक है। और चाहे तो 1 2 आप सब्सक्रिप्ट मत यूज करो, सिर्फ थीटा S थीटा P करके भी लिख सकते हो, क्योंकि हमको 1 2 के टर्म में नहीं दिया, हमको सिर्फ थीटा S और थीटा P के बीच में बात किया है, ठीक है। तो दो एक्सप्रेशन पॉसिबल है, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। बात ये है बस, ऊपर के लिए एक मैंने लिख दिया है ऐसे वाले के लिए, अब नीचे वाले के लिए लिखते हैं। देखो तो ये टोटल 90 डिग्री है, देखो तो 90 डिग्री है, माइनस अगर मैं बेटा यहाँ से 2 थीटा P1 कर दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है, 2 थीटा S2, 2 थीटा S2, 2 थीटा S2, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन बन रहा है मेरे पास थीटा P और थीटा S के लिए, 90 इज इक्वल टू 2 थीटा P1 प्लस 2 थीटा S2, ठीक है। तो ये सेकंड है, यहाँ मैंने सेकंड रखा है। अगर आप ऊपर ना जाकर के नीचे जाते तो इसको क्या लिखते, ऐसा लिखते, ठीक है, 2 थीटा S1 इसी को लिख लेते, पहला इसी को अगर हम लोग देख रहे होते तो, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। तो यहाँ से बेसिकली हमको, अगर अब 1 2 हटा देता हूँ, 1 2 हटा देता हूँ मैं, अब मैं सिर्फ थीटा P और थीटा S के टर्म्स में बात करूँ तो मेरे पास थीटा P और थीटा S के लिए दो एक्सप्रेशंस दिख गए। देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है थीटा P1 प्लस थीटा S2 इज इक्वल टू मिल गया आपको 45 डिग्री, इस तरह से। सो जो थीटा P और थीटा S के बीच दो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। 1 2 तो हमने ऊपर और नीचे के लिए अलग अलग लिखने के लिहाज से देखा है, लेकिन अब मैं 1 2 सब्सक्रिप्ट यूज ना करूं तो सिंपली बोलूं, अगर मैं विदाउट एनी सब्सक्रिप्ट बोलूं तो थीटा P प्लस थीटा S इज इक्वल टू 45। एक ये वाला पॉसिबल है, ये वाला एक्सप्रेशन करेक्ट है ना, थीटा P प्लस थीटा S जो है वो 45 हो रहा है। अब वो किसके लिए है वो आप डायग्राम में देख करके गैस कर सकते हो, है ना। ये यहाँ से आया, ये वाले से,
थीटा S1 या थीटा S1 मैंने इसको लिख दिया है अभी, इसको मैंने इनिशियली थीटा S2 लिखा था, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन था इसके लिए थीटा S1 लिखा था। आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो ये थीटा P1 थीटा S1 है ना, तो 1 2 में कंफ्यूज मत होना कुछ भी। तो एक तो ये बन रहा है आपके पास यहाँ से, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हटा दे रहा हूँ मैं, और यहाँ से क्या बन रहा है देखो, दिस इज थीटा S माइनस थीटा P इज इक्वल टू 45। इसको आप ऐसा थीटा S प्लस थीटा P इक्वल टू 45 भी लिख दो ऐसा, ताकि थोड़ा सा अच्छा अरेंजमेंट दिखे। तो दो ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये जो है इसके करेक्ट ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये आपको इसके करेक्ट ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। सो दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि जो मैक्सिमम आपके पास पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम जो आपके पास पॉसिबिलिटी है किस चीज़ की, MSQ बनने की, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन वाले टॉपिक से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से मतलब एक कंडीशन में दो अलग अलग आंसर दिखने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो दैट इज़ वाई हम लोगों का जो MSQ का जो पोर्शन रहेगा गेट एग्जामिनेशन में, उसमें ये वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत ही क्रूशियल ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में इस तरह से आपको मोहर सर्कल दे रखा है, थीटा 2 थीटा एंगल दे रखा है, सिग्मा टी दे रखा है आपको, टेंजेंशियल स्ट्रेस दे रखा है, सिग्मा एन आपको नॉर्मल स्ट्रेस दे करके रखा है, ठीक है। सिग्मा टी डायग्राम देखना, ये टेंजेंशियल स्ट्रेस है यानी कि शियर स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि शियर स्ट्रेस है, ठीक है, और सिग्मा एन दैट इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, ये दे करके रखा है, ठीक है। अब हम लोगों को बोल रहा है what will be the resultant stress and angle, what will be the resultant stress and the angle phi represents। तो resultant stress क्या हो जाएगा, resultant stress जो हो जाएगा हमने पढ़ा रहा हुआ है, सिग्मा आर जो होगा दैट इज रूट ओवर सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, और जो फाई होता है वो रिजल्टेंट का जो एंगल है उसको शो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। रिजल्टेंट का एंगल शो कर रहा है, रिजल्टेंट एंगल ये यहाँ पर शो कर रहा है, क्लियर बात है। और जो प्लेन का एंगल है वो 2 थीटा है, जो प्लेन का एंगल है जिस प्लेन की हम लोग बात कर रहे हैं वो 2 थीटा है, ना कि फाई। फाई आपका ऑब्लिक्विटी होता है, हम पढ़ चुके हैं, रिजल्टेंट का एंगल है बेसिकली, ठीक है। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी को एज करेक्ट ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है द नेसेसरी कंडीशन टू डिफाइन प्रिंसिपल प्लेन इज। तो नेसेसरी कंडीशन प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन के लिए जो शियर स्ट्रेस है वो आपके पास 0 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन के लिए जो शियर स्ट्रेस है वो आपके पास क्या होता है, 0 होता है पहला, ठीक है। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है कि आपके पास वहाँ पर शियर स्ट्रेस जो है क्या होगा, वो आपका 0 होगा, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन पे। और जनरली आप लोगों को जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो 0 नहीं दिखेगा, कुछ कुछ जगह पे दिख भी सकता है, एक आध किसी स्पेशल केस में आपको प्रिंसिपल प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेस भी 0 मिलेगा। जैसे कि आप लोग का जो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है उसमें 3 प्रिंसिपल प्लेन होते हैं। तो जैसे कि मैं बोला, ये आपके पास एक लोडिंग कंडीशन है, इस तरह से प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है बोला, ये आपका एक्स फेस है, ये आपका वाई फेस है, तो ये जेड फेस है। जेड फेस इज फ्री फ्रॉम शियर स्ट्रेस एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर शियर स्ट्रेस एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस भी 0 हो गया, ठीक है। शियर स्ट्रेस एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेस भी आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जनरली हम लोगों को जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वहाँ पर जो भी प्लेन प्रिंसिपल प्लेन आपके पास होता है वहाँ पर आप लोगों को एक जो है नॉर्मल स्ट्रेस आप लोगों को दिखाई देता ही है, ठीक है। अगर एक दूसरा प्लेन हो सकता है, एक दूसरा प्रिंसिपल प्लेन हो सकता है जिसमें कि आपके पास शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों 0 हो, जैसे कि मैंने एक इसका एग्जांपल दिया, एक यूनिएक्सियल लोडिंग का एग्जांपल दिया। इस तरह से यूनिएक्सियल लोडिंग बोला मैं, ये P इसमें लोड लग रहा है, A इसका क्रॉस सेक्शन है, तो सिग्मा x आ गया आपके पास P/A, सिग्मा y 0, सिग्मा z 0, है ना। और इसमें शियर स्ट्रेस भी 0 है। इसका मोहर सर्कल बना करके देखोगे यूनिएक्सियल लोडिंग का, तो मोहर सर्कल बनेगा टेंजेंट टू टाउ एक्सिस, बता चुका हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल प्लेन मिला
ठीक है यहाँ पर, लेकिन इसमें नॉन जीरो, देखो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, नॉन जीरो प्रिंसिपल स्ट्रेस है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर लेकिन अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ टाउ भी जीरो है और यहाँ पर सिग्मा एन भी बेटा जीरो है, ठीक है। बट इन जनरल हम लोगों को जो पहला जो प्रिंसिपल प्लेन हमको नजर आया उसमें साफ साफ है जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो नॉन जीरो है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो भी एक आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसके करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे, क्लियर बात है। ऑप्शन नंबर सी, तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया पहला तो शेयर स्ट्रेस जीरो होना चाहिए। जब तक शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं है, जब तक शेयर स्ट्रेस जीरो नहीं है तब तक के हम लोग क्या करेंगे, उस प्लेन को कभी भी प्रिंसिपल प्लेन नहीं मानेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। An elastic body is subjected to tensile stress x in a particular direction and a compressive stress y in its perpendicular direction, ठीक है। x and y are unequal in magnitude, एक टेंसाइल है, एक कॉम्प्रेसिव है, तो अनलाइक स्ट्रेसेस है, एक टेंसाइल और एक कॉम्प्रेसिव है तो बेटा अनलाइक स्ट्रेसेस है बट अनइक्वल है। ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बॉडी देयर विल बी, क्या क्या होगा बोल रहा है प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों के पास जो मोहर सर्कल है वो बनेगा, ऐसा कुछ बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो सिग्मा एक्स दो स्ट्रेस लग रहा है बस, दिस इज एक्स, ठीक है, एंड दिस इज वाई, अनइक्वल है, तो एक छोटा एक बड़ा होगा, ठीक है। तो एक बड़ा ले लिया मैंने टेंसाइल और छोटा ले लिया कॉम्प्रेसिव, ठीक है। अब ये इसका मोहर सर्कल का सेंटर हो गया, देखो मोहर सर्कल का सेंटर हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ मोहर सर्कल। अच्छा, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ये इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का। अब देखना यहाँ पर सेंटर ऑफ जो मोहर सर्कल आ रहा है, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई बोल रहा हूँ, एक्स और वाई जो है दे आर नॉट इक्वल, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, दोनों इक्वल नहीं है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। अगर अपोजिट होते और मैग्नीट्यूड बराबर होता तो क्या होता, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल कहाँ आता, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता, ठीक है, इस केस में अनलाइक स्ट्रेसेस का केस है ना ये, इस तरह से आपके पास x लग रहा है और इस तरह से आपके पास कॉम्प्रेसिव में y लग रहा है इस तरीके से, लेकिन x और y का मैग्नीट्यूड यहाँ पर अनइक्वल है। तो बताइएगा कमेंट करके कि अगर इक्वल होता, अगर ऐसा हो जाता x इक्वल टू वाई, तो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल कहाँ पड़ता, ये आप मुझे बताइएगा। तो अभी तो हमारा यहाँ पर पड़ रहा है, ये हमारा सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है। नाउ दिस पॉइंट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द मोहर सर्कल और यहाँ क्या है, टाउ मैक्स है। सो दिस इज द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका, ठीक है। मतलब जो सेंटर ऑफ मोहर सर्कल से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, तो जो दो जगह यहाँ पर एक कट करता है वही आपका प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब उसमें हम लोगों को क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर आप लोगों के पास जो शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, दिस इज टाउ मैक्स, इस प्लेन पे टाउ मैक्स आ रहा है, और यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस इज देयर, तो सिग्मा एन है आ रहा है, एक सर्टेन सिग्मा एन है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखो ये है आपके पास क्या, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इसका डायमीटर कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक के एक्स प्लस वाई, ये डायमीटर कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज एक्स प्लस वाई हो गया क्या। तो इसका ये रेडियस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई टू, है ना, x प्लस वाई बाई टू, ऐसा हो जाएगा क्या, देखो x प्लस वाई बाई टू हो जाएगा क्या, है ना, x प्लस वाई बाई टू ये हो जाएगा, है ना। नाउ ये क्या होगा, देखो ये जो सेंटर होगा, ये डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, ठीक है। ये जो है आपके पास दिस डिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक कितना, ये अगेन आपके पास x प्लस वाई बाई टू है, ये अगेन आपके पास x प्लस वाई बाई टू है, और ये आपके पास y है ना, y है आपके पास, तो ये जाएगा x प्लस वाई बाई टू, ओके, माइनस y,
ठीक है, माइनस वाई, तो आ जाएगा एक्स माइनस वाई बाई टू, ये x माइनस वाई बाई टू आपके पास आ जाएगा। तो अभी बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि सर सेंटर ऑफ मोहर सर्कल जो होगा वो सिग्मा x प्लस सिग्मा वाई बाई टू होना चाहिए था, फिर आपने सर अभी यहाँ पर ये सिग्मा x माइनस सिग्मा वाई बाई टू यानी कि x माइनस वाई बाई टू क्यों लिख दिया? तो बेटा यहाँ जो हम लोग लिखते हैं ना, इसमें साइन हम लोग अभी शो नहीं किए हैं, यहाँ पर साइन कंसिडर करना पड़ता है। आई बात समझ में? जब आप लोग सेंटर ऑफ मोहर सर्कल का कोऑर्डिनेट लिखते हो, सेंटर ऑफ मोहर सर्कल है ना, मोहर सर्कल का जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ऐसा लिखते हो सीधा, ठीक है, ऐसा लिखते हो सीधा। अब इसमें हम लोगों का कौन सा स्ट्रेस टेंसाइल है कॉम्प्रेसिव है वो मेंशन करना पड़ता है। जैसे आपका जो केस है इसमें एक्स डायरेक्शन जो स्ट्रेस है सिग्मा एक्स जो है दैट इज एक्स, एंड ये कैसा एक्स कैसा टेंसाइल है, और आपका सिग्मा वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस है बेटा वो कंप्रेसिव दे रखा है, तो जाएगा माइनस वाई बाई टू। तो ये जो आप लोग फॉर्मूला यूज, ये जो डेफिनेशन यूज करोगे सेंटर के लिए, फॉर्मूला यूज करोगे सेंटर ऑफ मोहर सर्कल के लिए, उसमें जो स्ट्रेसेस हैं उसमें आपको साइन कन्वेंशन फॉलो करना होता है। ओके, तो साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे यहाँ पर आंसर आप लोग का करेक्ट आएगा। तो देखो एक्स माइनस वाई बाई टू आपके पास आ रहा है सेंटर, तो नॉर्मल स्ट्रेस भी है और शियर स्ट्रेस भी। अब इसमें जो दो ऑप्शन दिख रखा है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ऑल्सो, नहीं यहाँ मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस नहीं आएगा भैया, जो प्रिंसिपल प्लेन है वहां पर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है क्या? नहीं, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस तो जीरो है यहाँ पर। ये वाले प्लेन पे अगर देखोगे, देखो ये वाले प्लेन पे देखोगे, ये वाले प्लेन पे देखोगे, हालांकि ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं है, बट इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है। देखो इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है, आई बात समझ में? तो मिनिमम स्ट्रेस जो है यहाँ पर इस वाले प्लेन पे और इस वाले प्लेन पे लोगे नॉर्मल स्ट्रेस तो जीरो है, इस वाले पे जीरो नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो होगा दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी एंड डी आपके पास राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट पी इन अ टू डायमेंशनल लोडिंग अलोंग loading is such that the Mohr circle is a point located at 175 megapascal on the positive stress axis. The maximum and minimum principal stresses respectively from the Mohr circle and the direction of maximum and minimum principal stresses at point P from Mohr circle are. तो सीधी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। हम लोग जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन में था दैट इज क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग डिस्कस किए थे। ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से मैंने डिफरेंट रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जब आप लोग मोहर सर्कल बनाएंगे इस कंडीशन के लिए, जब आपके पास ऐसा पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी जो है इस पे इस तरह से 175 मेगापास्कल का स्ट्रेस लग रहा है इस तरह से, है ना। जब ऐसा इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस लगेगा तो जो पॉइंट पी है वो क्या बन जाएगा आप लोगों का, है ना, उसका जो मोहर सर्कल है एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेस आ गया आपके पास 175 ऐसा मैं बोल दिया 175। नाउ यहाँ पर मोहर सर्कल पॉइंट दिख रहा है, लेकिन एक और जो इसका ये वाला फेस है, लेट अस से दिस इज एक्स फेस, दिस इज वाई फेस, तो ये जो जेड फेस है दैट इज आल्सो अ प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जेड फेस है इसमें शियर स्ट्रेस जीरो है और यहाँ पर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी जीरो है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस भी यहाँ पर नहीं है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर 175 और जीरो के बीच में भी एक मोहर सर्कल इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। 175 और जीरो के बीच में भी इस तरह से जो एक मोहर सर्कल है वो ड्रॉ किया जा सकता है लाइक दिस, ठीक है। आपने मोहर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल तो कतई नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको सर्कल बना देते हैं ऐसा, है ना, ये ठीक है। चलो, तो ये बन गया आपके पास मोहर सर्कल, ठीक। अब इसमें ये वाला जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है दिस इज 175 मेगापास्कल, ठीक है, मैक्सिमम, और जो मिनिमम आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है जीरो। मैक्सिमम और जो मिनिमम है दैट इज जीरो। तो प्लेन स्ट्रेस कंडीशन मैंने ली यहाँ पर जो, तो 175 और जीरो ये इसके पास आपके मैक्सिमम और मिनिमम के वैल्यूज हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंसिपल डायरेक्शंस होंगे, ठीक है, क्योंकि टू डायमेंशनल लोडिंग है और टू डायमेंशनल में ऑल डायरेक्शंस जो है यहाँ पर, ऑल डायरेक्शन प्रिंसिपल प्लेन्स कभी भी नहीं हो सकते, सभी डायरेक्शंस प्रिंसिपल डायरेक्शंस नहीं हो सकते। ये सिर्फ पॉसिबल है हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में, या फिर कह लीजिए इक्वल एंड लाइक स्ट्रेसेस इन 3D, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, उसमें बस पॉसिबल है। तो ये वाला जो प्लेन है दैट इज एट 0 डिग्री, और ये वाला जो प्लेन है दैट इज एट 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, दैट इज
0 एंड 90 डिग्री, है ना। ये जो दो है आपके पास ये आंसर होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो होगा दैट विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ठीक है, 104 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है आप लोगों को कि आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दे रखे हैं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 100, सिग्मा 1 इक्वल टू 100 और सिग्मा 2 इक्वल टू आपको 40 दे रखा है मेगा पास्कल्स में। ठीक है, मेगा पास्कल्स में दे रखा है। अब यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, तो बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं उस पर जो वैल्यूज हैं, इसके अकॉर्डिंग एक चीज क्लियर है कि यहाँ जो स्ट्रेस दिया गया ऑप्शंस में दैट इज इन प्लेन शियर स्ट्रेस, इन प्लेन शियर स्ट्रेस, इन प्लेन टाउ मैक्स आप लोगों को दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा क्या होगा, 0 होगा प्लेन स्ट्रेस कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ से टाउ मैक्स एब्सोल्यूट बेटा अगर आप लोग लिखते हो तो देखो वो तो 50 आ जाएगा, देख लेना कैसे, 100 मैक्सिमम माइनस मिनिमम 0/2 दैट इज 50 और 50 देखिएगा ऑप्शंस में नहीं है। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं सारे इन प्लेन टाउ मैक्स, यानी कि ये जो प्लेन है जिस प्लेन के हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाले उसी का टाउ मैक्स निकालना है, इन प्लेन टाउ मैक्स निकालना है। तो टाउ मैक्स आ जाएगा आपके पास यहाँ पर इन प्लेन, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर सीधा तो हो जाएगा 100 माइनस 40/2 तो हो जाएगा 60/2 दैट इज 30 मेगा पास्कल्स। ठीक है, 30 मेगा पास्कल विल बी दी आंसर। तो इसमें आपके जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी है, ए, सी और डी जो है ये यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ए, सी और डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट इज सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, टाउ एक्स जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल स्ट्रेसेस नहीं लग रहे हैं, जेड फेसेस में शेयर स्ट्रेसेस भी 0 हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ प्योर शेयर की कंडीशन दे रही है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है और प्योर शेयर है। यहाँ पर देखो दिस इज लाइक दिस, ऐसा। ठीक है, दिस इज टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स जो है दोनों ये क्या दे रखा है आपको, 50 दे रखा है, इस तरह से 50 दे रखा है, 50 मेगा पास्कल। द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट द पॉइंट इज। तो भाई इस कंडीशन में हमको पता है जो मोहर सर्कल बनता है, उसका सेंटर जो होगा वो ओरिजिन पे होगा लाइक दिस। तो ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा, ये एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, दो प्रिंसिपल प्लेन मिल गए। ठीक है, यहाँ पर जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा 1 दिस विल बी इक्वल टू टाउ एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टाउ, क्योंकि कॉम्प्रेसिव साइड में। तो यहाँ पर आपको टाउ दे रखा है, टाउ जो दे रखा है दैट इज योर 50 मेगा पास्कल। तो ये हो जाएगा आपके पास +50 और बेटा ये हो जाएगा आपके पास -50, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप +50 और -50 हो जाएगा सीधा मोहर सर्कल से। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर प्योर शेयर की कंडीशन जो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ रखी है वही जस्ट मैंने यूज करी। मोहर सर्कल एट सेंटर बना तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो ये हो जाएगा डायरेक्शन में टेंसाइल 50, कॉम्प्रेसिव 50, दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी और डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 में आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है और मिड पॉइंट पे उस पर एक पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, एसएफडी और बीएमडी की बात कर रहा है इसकी, तो हम जानते हैं जैसे किस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम आया आपके पास। मैं सीधा ऐसा उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ लाइक दिस इज पी। तो इसका एसएफडी कैसा बनेगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा बेटा p/2 हो जाएगा, ये भी p/2 हो जाएगा लाइक दिस। ठीक, तो ये जाएगा लेफ्ट टू राइट अपवर्ड पॉजिटिव p/2, फिर यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, फिर ये नीचे आएगा। शेप उस डायग्राम बनना चाहिए आप लोगों से, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये आपका p/2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर दिस इज 0। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका एसएफडी बनेगा और इसका जो बीएमडी बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, इस तरह से। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0, मिड पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिलेगा। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट पे शेफोस डायग्राम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, साइन चेंज कर रहा है। यहाँ मिलेगा आपको PL/4, ये आप लोगों को मिल जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखते हैं। स्लोप, फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर द कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कैंटिलीवर बीम दे रखी है, इसका
यहाँ पर लोड दे रखा है W, ठीक है, इस तरह से लेंथ ले लीजिए इसकी, जैसे आपके पास L लेंथ है, तो इसका हम लोगों को स्लोप का इक्वेशन और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन की बात करनी है, स्लोप इक्वेशन क्या होगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे मैं x यहाँ सेक्शन काट दिया x डिस्टेंस पे, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल मैकलस मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड्स का। तो mx क्या हो रहा है यहाँ पर, mx जो निकल के आ रहा है दैट इज माइनस w इंटू एक्स, ठीक है। तो हम जानते हैं ई आई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ओके, इज इक्वल टू एम एक्स होता है ना, तो दैट इज माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, ये ठीक है। दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को पहले इंटीग्रेशन में स्लोप और दूसरे में हमको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा आपके पास प्लस C1 नाउ हमको पता है कि एट यहाँ पर आपका x इक्वल टू 0 है ना, राइट से स्टार्ट किए हैं, ये आपका x इक्वल टू L है, हमको पता है एट x इक्वल टू L यानी कि क्या, फिक्स्ड एंड पे, तो बेटा जो स्लोप होगा क्या होगा, फिक्स्ड एंड पे स्लोप dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स दैट इज स्लोप, इसको आप थीटा भी लिख सकते हो, है ना, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ ये 0 हुआ, यहाँ x का L पुट करने पर तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और ये हो जाएगा x का L, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, ऐसा हुआ ये, है ना। यहाँ से C1 क्या मिल जाएगा, देखो C1 आप लोग को मिल जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को जो स्लोप का इक्वेशन है मिल जाएगा ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फॉर द स्लोप, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, ओके, दिस विल बी माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये आपको दिख गया स्लोप इक्वेशन, ऑप्शन नंबर ए है ये वाला। आगे सॉल्व करते हैं डिफ्लेक्शन के लिए, है ना, ओके। तो ऑप्शन ए आपके पास आंसर आ रहा है ना, इसको इंटीग्रेट करने पर हम लोग को मिलेगा ई आई वाई माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स प्लस C2, ये आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है बाउंड्री कंडीशन के जो फिक्स एंड है यानी कि x इक्वल टू एल पर जो डिफ्लेक्शन है y इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू एल पर आपका डिफ्लेक्शन y इक्वल टू क्या है 0 है, ये आपके पास है। तो यहाँ जगह 0 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6, ओके, प्लस यहाँ से डब्ल्यू एल क्यूब बाई 2 हो जाएगा प्लस C2, तो यहाँ से C2 आ जाएगा आपके पास माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का जो इक्वेशन है अब y का वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है ये हो जाएगा ई आई वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6, ओके, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 3, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, तो ए एंड डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं बेटा आप, ठीक है, 108, ठीक है, 108 देखते हैं। सो डिटरमाइन स्लोप थीटा बी एंड डिफ्लेक्शन वाई बी एट द फ्री एंड, तो ये आप लोगों से डायरेक्टली बन जाएगा, ठीक है, ये आप लोग से डायरेक्टली बन जाएगा। आप लोगों को बस क्या करना है, ये जो यूडीएल लगा हुआ है W, ठीक है, आप लोग मोमेंटरी मेथड लगा दो, अगर फॉर्मूला याद है तो और अच्छी बात है, मोमेंटरी मेथड लगा दो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, मोमेंटरी मेथड लगा दिए, एरिया बन गया इसका, BMD डायग्राम का एरिया बन गया, ठीक है, ये हो गया आपके पास डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये है आपके पास डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, दिस इज L, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर जो है पॉइंट B जो दे रखा है इसका स्लोप चाहिए, हो जाएगा आपके पास पॉइंट A, तो इस कंडीशन में हम लोग आपका इक्वेशन, आपका जो फर्स्ट थ्योरम है वो लगाएंगे, तो थीटा बी आपके पास आ जाएगा A अपॉन ई आई, ए आपका क्या है, एरिया है बिटवीन A टू B, ए से B के बीच का एरिया है बेंडिंग डायग्राम का, तो ये यहाँ से आ जाएगा आप लोगों के पास एरिया जो होगा, इसका एरिया कितना होता है भाई, दिस इज अ पैराबोला, ठीक है, इसका हो जाता है 1/3, ओके, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका L, ओके, इंटू हाइट कितनी है इसकी, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, तो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 जो है वो इसका आंसर हो जा रहा है यहाँ पर स्लोप का, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास सी आ जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 ई आई, ये हो जा रहा है आपके पास इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो डिफ्लेक्शन है वाई बी, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स बार
अपॉन ई आई, ये होता है ए इंटू एक्स बार अपॉन ई आई। तो एरिया हो जाएगा आपके पास वही डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6, ठीक है, इंटू एक्स बार, यहाँ से एक्स बार नापेंगे इसका, एक्स बार यहाँ से नापेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई इसका, ये आप देखोगे यहाँ से इसको अगर आप सॉल्व करते हो, सो दिस विल बी व्हाट, हम लोग को पता है जो सेंट्रॉइड होता है इसका, ठीक है, इसका जो सेंट्रॉइड होता है दैट इज बेस इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, ये हम लोग देखे थे फॉर्मूला, याद है, n सेकेंड ऑर्डर पैराबोला है, ठीक है, तो जाएगा 3/2, तो ये 3 ये हो जाएगा आपके पास 3 दिस इज 2, तो t प्लस 2 दैट इज 4, तो 3/4b ये होगा इसका सेंट्रॉइड एक्स बार का वैल्यू। ओके, सो 3/4 टाइम्स ऑफ बी, बेस कितना है, लेंथ दैट इज l है, तो 3/4 इंटू एल, सो 3/4 इंटू एल, तो ये कटेगा आपके पास 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास अपॉन ई आई, तो जाएगा WL⁴ अपॉन 8 ई आई। नाउ देखने वाली बात ये है कि बेटा जो एरिया है ये कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ हम लोग थीटा को क्या करें, सामने नेगेटिव पुट कर देंगे, इसमें भी सामने नेगेटिव पुट कर देंगे। नेगेटिव जो है डिफ्लेक्शन के केस में बता रहा है कि ये डाउनवर्ड है बेसिकली, ठीक है। सो ये नेगेटिव एरिया होने का सामने नेगेटिव भी हम लोगों ने पुट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है -WL⁴/6EI, और ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज WL⁴ अपॉन 8EI, -WL⁴ अपॉन 8EI, ये आपके पास राइट आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पूरी सीरीज का, सॉम का लास्ट क्वेश्चन 109वां क्वेश्चन जो है द कास्टिग्लिआनो थ्योरम। इन कास्टिग्लिआनो थ्योरम बोल रहा है द कॉमन टर्म्स इन इज यूज्ड फॉर बोथ पोटेंशियल एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी। क्या यूज़ किया जाता है, इलास्टिक एनर्जी यूज़ करते हैं हम लोग, एंड स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं उसी को, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी है हम लोग जनरली उसको स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जो मटेरियल है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और जो हम लोग जो स्ट्रेन एनर्जी है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलास्टिक एनर्जी दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी होता है, इसको इलास्टिक एनर्जी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी करा क्या आप लोगों का, जो पोटेंशियल एनर्जी जो है या जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी दे आर दी स्ट्रेन एनर्जी, और यू कैन से दी इलास्टिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है इसका, ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वो इसका सही है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेन एनर्जी को एज अ पोटेंशियल एनर्जी भी देखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज इलास्टिक एनर्जी और दी स्ट्रेन एनर्जी ऑल्सो, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बेटा इसके साथ आपका क्वेश्चन, आपका पूरा जो सोम है वो कवर होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ जो है मशीन डिज़ाइन और हीट ट्रांसफ़र देखेंगे, ठीक है। नवंबर से आप लोगों का जो मशीन डिज़ाइन और हीट ट्रांसफ़र जो है आने वाला है। अब अभी फ़िलहाल के लिए आप लोगों को अगर मशीन डिज़ाइन और हीट ट्रांसफ़र फुल कोर्स के फॉर्मेट में पढ़ना है तो गेट एकेडमी जो लाइव ऐप है उस पर ये आ चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको मशीन डिज़ाइन पढ़ाने वाला हूँ और हीट ट्रांसफ़र पढ़ाने वाला हूँ। अराउंड 100 या 110 आवर तक का कंटेंट जाएगा, जैसा कि अभी गैस है, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो सकता है किसी कारण से, बट अभी जो प्लान है 110 ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 110 घंटे के आसपास आपका जाएगा, दोनों सब्जेक्ट का मिला करके जो कंटेंट है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है वहाँ पर। तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कीजिएगा गेट एकेडमी लाइव ऐप पर, जो हमारा सब्जेक्ट वाइज एंड जो फुल कोर्स रन हो रहा है उसको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले सब्जेक्ट्स में, मशीन डिज़ाइन एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र में, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।